आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे बधाई और प्रसन्न आश्चर्य की आवाज आई। स्काई मैपल ने खुशी से मुस्कुराते हुए सभी की बधाई स्वीकार की। सभी के शांत होने के बाद उन्होंने फिर कहा, दूसरा मामला जो ये सीट घोषित कर रही है वो है आरव को पिल हॉल के वाइस हॉल प्रमुख के रूप में नियुक्त करना। पूरा हॉल खामोश था। स्काई मैपल की ओर से ये नियुक्ति बहुत अचानक हुई। कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, जिसमें संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी भी शामिल थे, जो उनके बगल में थे। संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में स्काई मैपल के पास संप्रदाय के गुरु को नियुक्त करने या बर्खास्त करने का भी अधिकार था। वाइस हॉल प्रमुख की तो बात ही छोड़ दीजिए, आरव के पास इसके बारे में कोई मानसिक तैयारी भी नहीं थी और वो काफी देर तक इस नामांकन से स्तब्ध रह गए। ये चुप्पी लगभग 10 सांसों तक कायम रही, जब आखिरकार किसी ने आपत्ति जताई। इसका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति इंद्रजीत था। मार्शल अंकल, आरव तो अभी नया आया शिष्य है। हालांकि उनमें कीमिया के क्षेत्र में कुछ प्रतिभा है। क्या उन्हें वाइस हॉल का प्रमुख बनाना जल्दबाजी नहीं है? आपका मतलब यह है कि मैं बूढ़ा और बेकार हूं और लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकता? स्काई मैपल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये शब्द काफी गंभीर थे। वो सीधे तौर पर इन विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इंद्रजीत का चेहरा मुरझाया हुआ था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बदसूरत थी। इंद्रजीत की हिम्मत नहीं है। इंद्रजीत मामले को वैसे ही निपटा रहे थे जैसे वो है। इंद्रजीत स्पष्ट रूप से जिद्दी स्वभाव का था। इसी दौरान अखिलेश भी आगे आए। मार्शल अंकल, आरव केवल चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र और निम्न रैंक कीमिया मास्टर पर है। उसके पास वाइस हॉल प्रमुख बनने की क्या क्षमता है? अब जब 2 हॉल प्रमुख इसका खंडन करने के लिए खड़े हो गए, तो सभी की हिम्मत भी बढ़ गई। एक एक करके वे सभी आपत्ति जताने के लिए खड़े हो गए। खासकर कबीर बर्मन और सुकेश, ये दोनों सबसे ज्यादा खुश चिल्ला रहे थे। इन बुजुर्गों में वास्तव में बहुत से ऐसे लोग थे जो आरव के पूर्व रवैये से नाखुश थे। उनकी राय में, हालांकि ये युवक प्रतिभाशाली था, वो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से बहुत बेखबर था और अत्यधिक अहंकारी था। वाइस हॉल प्रमुख बनने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं थी? बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव अभी भी बहुत छोटा था। उनकी साख बहुत छिछली थी। वो वाइस हॉल प्रमुख बनने के बिल्कुल अयोग्य था। भविष्य में अगर कोई किशोर युवक इन बुजुर्गों के सिर के ऊपर चढ़ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इन सैकड़ों वर्ष पुराने साथियों को आरव को देखकर सम्मानपूर्वक वाइस हॉल हेड कहना पड़ा? यह कैसे संभव होगा? इससे स्काई मैपल का अच्छा मूड पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि आरव को वाइस हॉल प्रमुख के रूप में नामांकित करना कुछ हद तक अचानक था, लेकिन वो जानता था कि आरव का स्तर इस पद को लेने के लिए पर्याप्त था। इन कुछ दिनों में आरव से उसकी काफी बातचीत हुई। हालांकि आरव ने हमेशा एक शिष्य का आचरण बनाए रखा था और उसके शब्द बहुत संयमित थे। फिर भी उसने अनजाने में कीमिया दांव के बारे में अपना ज्ञान प्रकट कर दिया। आरव ने जिन चीजों के बारे में बात की, वे अल्केमी मास्टर की सीमा से कहीं आगे निकल गई। इसने क्वासी अल्केमी किंग की सीमा को भी पार कर लिया। उनमें वाइस हॉल प्रमुख बनने की बिल्कुल क्षमता थी। स्काई मैपल को यह भी महसूस हुआ कि आरव केवल टियर 3 और क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी खेती का दायरा अभी तक वहां नहीं था। यदि आरव का दायरा पर्याप्त होता तो टियर 3 और क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना उसके हाथ झटकने जितना आसान होता। इसके अलावा स्काई मैपल का एक और विचार था। आरव पर भारी जोर देना उस पर संप्रदाय के जोर को भी दर्शाता है। आरव के पीछे के रहस्यमय गुरु के साथ अच्छे संबंध बनाने में इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ था। आरव का स्वामी एक कीमिया संप्रभु अस्तित्व के लिए बाध्य था। वो पिल हॉल पूर्व हॉल हेड बिनाप्ति बर्मन की तरह एक उच्च कोटि का कीमिया संप्रभु भी हो सकता है। ऐसा अस्तित्व, भले ही वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय का थोड़ा सा ख्याल रखता हो, इससे संप्रदाय को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। इन मूर्खों को कुछ समझ नहीं आया। सभी ने जमकर आपत्ति जताई। स्काई मैपल गुस्से में था।
टकराना। स्काई मेपल ने पुराने जमाने की लकड़ी की कुर्सी के बगल में चाय की मेज पर अपनी हथेली पटक दी। असामान्य रूप से दृढ़ और सख्त गहरी डिपर लकड़ी की चाय की मेज तुरंत धूल में बदल गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग गुप्त रूप से घबरा गए। जाहिरा तौर पर बड़े बुजुर्ग वास्तव में क्रोधित हो गए। स्काई मेपल की नजर प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी। इन सभी बुजुर्गों की उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, बहुत अच्छा। इन सभी वर्षों में मैं अर्ध एकांतवास की स्थिति में रहा हूं। ऐसा लगता है कि बहुत देर तक बाहर न आने के बाद अब इस बूढ़े आदमी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज मैं आरव को पिल हॉल वाइस हॉल प्रमुख बनाने जा रहा हूं। जो कोई भी आपत्ति करने का साहस करेगा उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। स्काई मेपल ने सीधे तौर पर अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। एक बार जब स्काई मेपल के शब्द बाहर आए तो हर कोई तुरंत सर्दियों में सिकाडस की तरह शांत हो गया। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा स्काई मेपल ने कहा था। वो काफी समय से प्रकट नहीं हुआ था। सभी ने कमोबेश उसे अपने मन में हल्के में लिया। अभी अभी उन सब के सिरों पर खून सवार हुआ। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि एक आत्मा संघनन क्षेत्र के लड़के को पिल हॉल का वाइस हॉल हेड बनने देना वास्तव में एक मजाक था। सिवाय इसके कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रैंड एल्डर वास्तव में आरव की वजह से उन बड़ों को दीवारों के बाहर लात मारने वाला था। इस समय पूरे समय शांत रहने वाले पुरुषोत्तम गोस्वामी आखिरकार उठ खड़े हुए। स्काई मेपल ने पहले ही अपनी बात इस हद तक कह दी थी। वो अब और चुप नहीं रह सका। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल अंकल आरव को क्यों नियुक्त करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम गोस्वामी ने आदरपूर्वक पूछा। यह देखकर कि ये पुरुषवातम गोस्वामी पूछताछ कर रहे हैं, स्काई मेपल की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, आप सभी स्तर 9 मिशन के बारे में जानते हैं कि यह स्टार मंडप में लटका हुआ था, है ना? बेशक, हम जानते हैं। मार्शल अंकल ने जो मिशन जारी किया था वो 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल को पूरा करना था, पुरुषवथम गोस्वामी ने कहा। स्काई मेपल ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह सब आरव द्वारा गोली के फार्मूले को पूरा करने के लिए धन्यवाद था कि यह सीट इस बार 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल को परिष्कृत कर सकती है। इसके अलावा शोधन प्रक्रिया के दौरान आरव ने भारी सहायता भी प्रदान की। निसंदेह यह मुख्य बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने संप्रदाय की ओर से अरवा से क्वासीटियर 4 औषधीय गोली, आत्मा को प्रेरित करने वाली गोली का फार्मूला प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग इस गोली फार्मूले के सभी भविष्य के लाभार्थी हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या आरव वाइस हॉल प्रमुख बनने के लायक है? यह सुनते ही पुरुषोत्तम गोस्वामी का चेहरा बदल गया। वास्तव में ऐसी कोई चीज है? आरव ने एक गोली का फार्मूला पूरा कर लिया? यह कैसे संभव है? वो केवल निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर है। हाँ, जो चीज उसने पहले निकाली थी वो केवल ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूला था। बस एक टियर 1 औषधीय गोलियां, बस इतना ही। 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल एक टियर 4 औषधीय गोली है। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव के पास सच्ची में एक दुर्जय गुरु हो? इसके अलावा एक अर्धस्तरीय 4 सोल ड्राइविंग गोली, यह नाम काफी हद तक 7 जैसा लगता है। गहन आत्मा ड्राइविंग गोली, क्या यह हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले? सभी बुजुर्ग अविश्वसनीय रूप से सदमे में थे। एक निम्न रैंक कीमिया मास्टर ने एक टियर 4 औषधीय गोली पूरी की। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। इस बिंदु पर अब कोई भी ऐसा नहीं था जिसे संदेह हो कि आरव के पीछे वास्तव में एक शक्तिशाली स्वामी था। हालांकि उन्होंने जो सोचा था वो ऐसा नहीं था। उन्होंने जिस चीज पर ध्यान दिया वो आत्मा को प्रेरित करने वाली गोली थी। ऐसा कोई नहीं था जो सफलता के प्रलोभन का विरोध कर सके। चूंकि यही मामला है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पुरुषोत्तम गोस्वामी ने कहने से पहले बहुत देर तक विचार किया। मैं भी सहमत हूं। चंद्रकांत ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। आपत्तियां अनुमोदन की लहरें बन गई। सुकेश का चेहरा उतना ही बदसूरत था जितना हो सकता था। अपने शरीर के झटके से आरव वास्तव में उसके सिर के ऊपर सवार हो गया। ये सोचकर कि भविष्य में आरव उससे कैसे काम करवाएगा, सुकेश को इतनी घृणा महसूस हुई जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी खा ली हो। सुकेश वास्तव में चिल्लाना चाहता था, मैं असहमत हूं, लेकिन इस स्थिति में उसके शब्दों का वजन बहुत कम था। इसके अलावा स्काई मेपल ने कहा कि अगर किसी ने दोबारा आपत्ति करने की हिम्मत की तो उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। सुकेश केवल इन 2 शब्दों को वापस अपने पेट में निगल सकता था। गेम सेट हो चुका था। स्काई मेपल की अभिव्यक्ति काफी बेहतर दिखी। जब ऐसी बात है तो आज से आरव, ठहरिए ग्रंग एल्डर। स्काई मेपल बात कर रहा था, तभी आरव ने बीच में ही टोक दिया, एन, तुम क्या कहना चाहते हो?
आरव? स्काई मेपल ने हैरानी से पूछा। आरव ने खड़े होकर स्काई मेपल और पुरुषवातम गोस्वामी को प्रणाम किया। उन्होंने धीरे से कहा, ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु, मैं इस वाइस हॉल प्रमुख का पद नहीं ले सकता। इस मामले में एक और अप्रत्याशित परिवर्तन आया। चूंकि पार्टी शामिल थी, आरव ने वास्तव में ग्रैंड एल्डर की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया। इस मामले ने एक के बाद एक रुकावटें पैदा की, जिससे बुजुर्गों को कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया गया कि क्या किया जाए। आरव, क्या आप चिंतित हैं कि आप इन बदमाशों को नियंत्रित नहीं कर सकते? चिंता मत करो, मेरे होते हुए उनमें से कोई भी आपके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं करेगा। स्काई मेपल ने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में अपनी अस्वीकृति को आवाज दे सकता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आरव किस बात को लेकर चिंतित था। आरव ने कहा, यह कारण नहीं है। यह शिष्य आपकी महान दयालुता के लिए बड़े बुजुर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। यह सिर्फ इतना है कि यह वाइस हॉल प्रमुख पद शिष्य वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। स्काई मेपल ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? इस शिष्य ने खुद की मार्शल पद को सुधारने के लिए संप्रदाय में प्रवेश किया, इसलिए मैंने मार्शल हॉल में प्रवेश किया। इस शिष्य की ताकत नगण्य है। मैं मूल रूप से मार्शल हॉल में वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। एक बार जब मैं इस वाइस हॉल प्रमुख का पद ग्रहण कर लूंगा, तो मार्शल पाथ के बारे में अन्य वरिष्ठों के साथ बहस करना उचित नहीं होगा। आरव ने एक ऐसा कारण बताया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये आपकी रसायन विज्ञान प्रतिभा बहुत अद्वितीय है। मार्शल पथ पर चलना वास्तव में बर्बादी है। स्काई मेपल ने भावनात्मक रूप से आह भरी। कीमियागरों को केवल सार ऊर्जा की खेती करने की जरूरत थी और उन्हें युद्ध शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए सार ऊर्जा केवल युद्ध शक्ति को उजागर करने की नींव थी। उन्हें जो करना था वो युद्ध शक्ति को अधिकतम तक बढ़ाना था। स्काई मेपल स्वयं एक कीमियागर था। यह देखकर कि आरव कीमिया पथ में इतना अद्भुत था, उसने स्वाभाविक रूप से उससे कीमिया पथ पर चलने की आशा की। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आरव का कीमिया दांव पहले ही पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था। बड़े बुजुर्ग, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन वर्तमान में मेरे लिए मार्शल पथ अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि बड़े बुजुर्ग इसकी अनुमति दे सकते हैं। आरव ने गंभीरता से कहा, यह देखकर कि आरव इस पर तुला हुआ था। स्काई मेपल के चेहरे पर असहायता की एक झलक उभरी। वो केवल इतना ही कह सका, जब यही मामला है तो यह मामला खत्म हो गया है। हालांकि मैं अब भी तुम्हें नाम मात्र के बुजुर्ग का पद देना चाहता हूं। पिल हॉल में आपकी स्थिति उनसे कम नहीं है। यह शब्द सुनकर सुकेश का मूड, जो अभी अभी बेहतर हुआ था, अपनी मूल स्थिति में लौट आया। तथाकथित नाम मात्र के बुजुर्ग का मतलब यह था कि वे पिल हॉल के काम को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन एक बुजुर्ग के इलाज का आनंद ले सकते थे। एक तरह से जैसे कि केवल वेतन तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह भी था कि जब तक आरव इस पद पर रहेगा, वो उसके बराबर रहेगा। आधे महीने पहले की बात याद आ रही है, जब वो अभी भी एक दूत था और आरव को संप्रदाय में लाने की योजना बना रहा था। उस वक्त उन्होंने यहां तक कहा था कि आरव शायद और शिष्य का पद भी बरकरार नहीं रख पाएंगे, लेकिन आधे महीने के बाद आरव वास्तव में उसके बराबर खड़ा हो गया। सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था मानो सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा हो। जल्दी से अस्वीकार करो, जल्दी से अस्वीकार करो। सुकेश मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि आरव भी इस बड़े पद को अस्वीकार कर देगा। चूंकि बड़े बुजुर्ग का आग्रह है तो ठीक है, मैं इस नाम मात्र के बुजुर्ग को स्वीकार करूंगा। हालांकि मुझे आशा है कि संप्रदाय मेरी स्थिति को प्रचारित नहीं करेगा और मुझे कोई विशेष उपचार नहीं देगा। मुझे एक साधारण शिष्य की पहचान के साथ खेती करने दीजिए। हकीकत बहुत क्रूर थी। आखिरकार आरव ने यह नियुक्ति स्वीकार कर ली। आरव जानता था कि बुजुर्ग होने के कई फायदे हैं। वैसे भी ये केवल नाम मात्र का दर्जा था। वो क्यों मना करेगा? 10 राज्य संगठन संप्रदाय के भीतर बड़ों के पास कई जिम्मेदारियां थी और उनके पास कई विशेषाधिकार भी थे। नाम मात्र के बुजुर्ग के रूप में आरव को जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत नहीं थी। वो आत्मसंघनन क्षेत्र में चाहकर भी उन्हें पूरा नहीं कर सका। हालांकि वो विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता था। केवल एक मूर्ख ही ऐसा नहीं करेगा। आरव ने स्काई मेपल के विचारों के कुछ हिस्सों का भी अनुमान लगाया। इसीलिए वे वाइस हॉल प्रमुख का पद स्वीकार न करने पर अड़े हुए थे। आरव का समय बहुत मूल्यवान था। वो इसे सांप्रदायिक मामलों में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन जहां तक इस नाम मात्र के बुजुर्ग की बात है,
उस पर कोई भावनात्मक बोझ नहीं था। हाँ, यह अच्छा है कि आप सहमत हो गए, अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे आपको कैसे धन्यवाद देना चाहिए। पुरुषोत्तम गोस्वामी, बाद में आप आरव को एक बुजुर्ग टोकन बनाने में मदद करते हैं। जहां तक शिष्यों की बात है, इसे प्रचारित न करें। यह देखकर कि आरव ने स्वीकार कर लिया, स्काई मेपल ने भी राहत की सांस ली। पुरुषोत्तम गोस्वामी ने हाँ में उत्तर दिया। जब उसने आरव पर एक नजर डाली तो उसकी आंखें जटिल लग रही थी। आत्मा संघनन क्षेत्र में एक संप्रदाय के बुजुर्ग बनने के लिए प्रचार करने के लिए 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थापना के बाद से आरव ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुरुषोत्तम गोस्वामी भी एक चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने स्काई मेपल के इरादों का कुछ अंश भी भांप लिया था, इसलिए उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। एक अस्वीकृत संप्रदाय के लिए वे मजबूत होने के लिए पागलों की तरह लालायित थे। स्काई मेपल ने सभी पर एक नजर डाली। ये देखकर कि कई लोगों के चेहरे पर असंबद्ध भाव थे, उसने अपने दिल में ठंडा व्यंग्य किया। इस सीट के बंद एकांत में प्रवेश के बाद पुरुषोत्तम गोस्वामी मंच संभालेंगे। आप सभी उसकी सहायता करके अच्छा करें। यदि कीमिया से संबंधित कोई समस्या है तो आप एल्डर आरव के साथ संवाद और आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। स्काई मेपल ने शांति से कहा। यह सुनते ही आरव के पसीने छूट गए, लेकिन वो ऐसे समय में चीजों को समझा नहीं सकते थे। ये बूढ़ा आदमी मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा है ना? मार्शल हॉल के बुजुर्गों के लिए यह अभी भी ठीक था, लेकिन उन पिल हॉल के बुजुर्गों की गहरी दुश्मनी बहुत स्पष्ट थी। दरअसल एक बार जब स्काई मेपल के शब्द गिरे तो आरव को तुरंत लड़ाई का गहरा इरादा महसूस हुआ। हर एक बुजुर्ग धार्मिक आक्रोश से भर गया। उन्होंने क्रोधित होने का साहस किया, लेकिन आवाज उठाने का साहस नहीं किया। अगर दिखावे से हत्या होती तो आरव अब तक कई बार मारा गया होता। बस एक निम्न श्रेणी की कीमिया मास्टर और सबसे बड़े बुजुर्ग ने वास्तव में उसे बड़ों से तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया। यह तो बड़ा मजाक था। इसके अलावा हालांकि सबसे बड़े बुजुर्ग ने विनिमय कहा, सच में हर किसी ने सुना कि यह सलाह मांगना था। भले ही आरव ने वास्तव में 7 प्रोफाउंड सोल ड्राइविंग पिल फॉर्मूला पूरा कर लिया हो, यह निश्चित रूप से एक अंधी बिल्ली थी जो मरे हुए चूहे को पकड़ रही थी। वो सिर्फ संयोगवश इस पिल फॉर्मूला को जानता था। यही सबका सोच था। यदि कोई ये कहे कि आरव का स्तर ऊंचा था तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए। आरव के पीछे एक अविश्वसनीय गुरु था, इसलिए यह जानना भी सामान्य था कि कई उच्च स्तरीय गोली सूत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए। लेकिन वो तो किशोर ही था। कीमिया के प्रति उनकी समझ कितनी गहरी हो सकती है। पिल हॉल के सभा कक्ष में बुजुर्गों की भीड़ ने अखिलेश बर्मन को घेर लिया। बहस करते करते उनमें से कुछ के गले पहले ही लाल हो चुके थे। पिल हॉल हेड, मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बूढ़ा, मैं लगभग 150 वर्षों से कीमिया पथ में डूबा हुआ हूं। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं कीमिया में पारंगत हूं, लेकिन मुझे एक किशोर बच्चा नहीं हरा सकता, है ना? बिल्कुल, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि बड़े बुजुर्ग आरव को नाम मात्र का बुजुर्ग बनाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें जाने दें और उससे सलाह लें। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? बड़े बुजुर्ग स्पष्ट रूप से हमारे पिल हॉल की ओर देख रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो खुद भी पिल हॉल से बाहर चले गए। वो हमारे पिल हॉल को इस तरह कैसे छोटा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से इतने सारे अर्ध कीमिया राजा उससे एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर से भी नहीं लड़ सकते? मैं उसे चुनौती देना चाहता हूं। मैं भी उसे चुनौती देना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आरव के वास्तव में 3 सिर और 6 हाथ हैं या नहीं। मैं भी चलूंगा। हर कोई चिल्ला रहा था, जिससे अखिलेश बर्मन को सिर दर्द हो गया। हालांकि इन बुजुर्गों की बातें वास्तव में उसके लिए अच्छी थी। हालांकि स्काई मेपल ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उसे भी अपने अंदर शामिल कर लिया। अखिलेश बर्मन पिल हॉल के हॉल हेड थे और पिल हॉल के सबसे मजबूत कीमियागर भी थे। एक ऐसा अस्तित्व जो अल्केमी किंग दायरे में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर था। बेशक यह कदम उनके लिए एक स्वर्गीय खाई थी। ऐसे अस्तित्व को अभी भी निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर आरव से मार्गदर्शन स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या मजाक? अखिलेश बर्मन ने एक नजर इन बुजुर्गों पर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। बात खत्म करके वो मुड़ा और चला गया। बुजुर्गों की टोली स्तब्ध रह गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक समझदार मुस्कान प्रकट की। एल्डर बलराम पिल हॉल के बुजुर्गों में 5वें स्थान पर थे। पिछले वर्ष वो उच्च रैंक वाले क्वासी अल्केमी किंग दायरे में पहुंच गया था। अपने जीवन के चरम में पिल हॉल की उभरती ताकत के रूप में
पिल हॉल में उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी और उन्हें अगले पिल हॉल के हॉल हेड बनने के दावेदारों में से एक माना जाता था। इसकी तुलना में हालांकि सुकेश और उसके जैसे लोग पिल हॉल के बुजुर्ग थे, लेकिन वे लोगों का सबसे कम महत्वपूर्ण समूह थे जो काम चलाने की भूमिका निभाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थे। अन्यथा उन्हें श्यामनगर राज्य में दूत बनने के लिए नहीं भेजा जाता। उनकी आयु वृद्ध थी, उनकी साधना का क्षेत्र कम था और उन्होंने पहले ही अपनी सारी क्षमताएं समाप्त कर ली थी और इस जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करना कठिन था। नई उभरती ताकत के प्रतिनिधि के रूप में बलराम आरव को नाममात्र के बुजुर्ग के पद पर स्वीकार करने के लिए सबसे अनिच्छुक लोगों में से एक थे। अखिलेश बर्मन के सामने बलराम सबसे तीखी बहस करने वालों में से थे। अखिलेश बर्मन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। यह स्पष्ट था कि उन्होंने आरव को संवाद करने और आदान प्रदान करने के लिए खोजने की मौन सहमति दी थी, जो कि अन्य अर्थ में उस्काने की हिम्मत दे दी। जिन कुछ बुजुर्गों ने सबसे अधिक शोर मचाया, उन्होंने अपना सिर एक साथ रख लिया। आखिरकार एल्डर बलराम ने आगे आकर आरव को चुनौती देने की पेशकश की। एल्डर बलराम विभिन्न पिल हॉल बुजुर्गों के बीच प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे। एक बार जब उनकी काया पृथ्वी बैरक में दिखाई दी तो तुरंत वहां शिष्य थे जिन्होंने उन्हें पहचान लिया। शिष्य विजय ने बड़े बलराम को देखा है। एक 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के शिष्यों ने सम्मानपूर्वक कहा। बलराम को गुप्त रूप से अपने आप पर कुछ प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने अधिकारपूर्वक कहा, तुम ठीक समय पर आ गए। आरव यही रह रहा है ना? विजय असमंजस में था। आरव? ये नाम सचमुच अपरिचित है। क्या वो नवागंतुक है? एन कुछ दिन पहले कोई नौसिखिया शिष्य लग रहा था। उसने आते ही सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर सुधाकर के छोटे भाई की पिटाई कर दी। इस बार स्तब्ध होने की बारी बलराम की थी। आते ही दूसरों से लड़ना, वास्तव में एक उपद्रवी। विजय ने बलराम को भौहें सिकोड़ते देखा और सहज ही सोचा कि एल्डर यहां आरव के साथ परेशानी मोल लेने आए हैं। उसने झट से कहा, एल्डर आरव 72 नंबर आंगन पर रह रहा है। मैं तुरंत एल्डर बलराम को सम्मान देने के लिए आरव को बुलाने जाऊंगा। बुजुर्ग पहले से ही व्यक्तिगत रूप से आरव को खोजने आए थे। एक शिष्य के रूप में स्वाभाविक रूप से उसे उनका स्वागत करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। अंत में बलराम की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना विजय दौड़कर 72 नंबर आंगन पर पहुंच गया। बलराम मूल रूप से विजय को रोकना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने रुकने का फैसला किया। हालांकि अरावा की नाममात्र की बुजुर्ग स्थिति पहले ही स्थापित हो चुकी थी, फिर भी बुजुर्गों के दृष्टिकोण के लिए छोटी अवधि में बदलाव करना कठिन था। विजय के अवचेतन में उसे अब भी लगता था कि आरव को उससे मिलने के लिए बाहर आना चाहिए। बलराम ने आरव के आंगन का गेट खोलने के लिए आवाज लगाई। इसे खोलने वाली नंदिनी थी। मिस, मैं आरव को ढूंढ रहा हूं। यह देखकर कि दरवाजा एक सुंदरी ने खोला है, विजय बहुत विनम्र थे। नंदिनी ने देखा कि यह व्यक्ति अपरिचित था और सहज रूप से उसे दूर करना चाहती थी। युवा मास्टर फिलहाल आराम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को क्या बात करनी है। विजय स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि वो टालमटोल कर रही थी और अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके, और उन्होंने कहा, आराम कर रहे हैं ना? फिर जल्दी से जाकर उठाओ, बस कहें कि पिल हॉल के 5वें सीट एल्डर बलराम आ गए हैं। उससे जल्दी करने और उसका स्वागत करने को कहो। विजय को डर था कि नंदिनी को एल्डर बलराम का वजन नहीं पता है, और उसने एक वाक्य जोड़ दिया, एल्डर बलराम अगले पील हॉल के हॉल हेड के लिए उम्मीदवार है। उनकी स्थिति असाधारण है, आप उसे तुच्छ नहीं समझ सकते। सचमुच? ये सुनते ही नंदिनी के हाव भाव बदल गए। उसे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में आए हुए भी कुछ समय हो गया था। उन्हें 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थिति की मोटी समझ थी। पिल हॉल के हॉल हेड का यह खिताब 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए बिल्कुल एक बड़ा मौका था, भले ही वो भविष्य में पिल हॉल का हॉल हेड था। नंदिनी को देर करने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत रिपोर्ट करने के लिए अंदर गई। जब आरव ने सुना कि यह भविष्य के किसी पिल हॉल का हॉल हेड है, तो उसकी भौहें एक साथ जुड़ने से नहीं रह सकी। क्या इतनी जल्दी उसे ढूंढने में मुसीबत आ गई? हालांकि क्या यह पैमाना थोड़ा बड़ा नहीं था? हर कोई बड़े स्तर पर था। क्या आप चाहते हैं कि वो उसे लेने के लिए गेट पर जाए? भविष्य के हॉल प्रमुख का यह नाम दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आरव के लिए यह बेकार था। आरव की नजर में पिल हॉल के वे सभी बुजुर्ग कचरा थे। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि उसकी पहचान पहले से ही उसके नीचे नहीं थी। किसी को यह जानना होगा कि स्काई मैपल ने शुरुआत में उनसे वाइस हॉल प्रमुख बनने के लिए कहा था। दूसरे पक्ष को वास्तव में महत्व की कोई अवधारणा नहीं थी। नंदिनी,
जाकर उसे बताओ कि ये यंग मास्टर इस समय खेती में व्यस्त है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे पास बाहर जाकर उसे लेने का समय नहीं है। आरव ने यह सुनकर शांति से कहा। नंदिनी चौंकते हुए बोली, लेकिन उस सीनियर अप्रेंटिस भाई ने कहा था कि इस बुजुर्ग का पद बहुत ऊंचा है, क्या इससे लोगों को ठेस नहीं पहुंचेगी? आरव ने आंखें घुमाई और कहा, वो मूल रूप से परेशानी ढूंढने आया है। अगर मैं बाहर जाकर उसका स्वागत भी करूं तो भी उसे परेशानी होगी। तो फिर मैं उसे ठेस पहुंचाऊं या नहीं, इसमें क्या अंतर है? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। युवा मास्टर को कैसे पता चला कि वो मुसीबत मोल लेने आया है? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा युवा मास्टर सब कुछ जानता है। नंदिनी, आगे बढ़ो, बस इसे शब्द दर शब्द दोहराओ। आरव ने अपने नाम मात्र के बुजुर्ग बनने की बात नंदिनी को नहीं बताई। आरव के लिए यह बिल्कुल उल्लेखनीय नहीं था। नंदिनी कभी भी आरव की बात का खंडन नहीं करेगी। चूंकि आरव ने ऐसा कहा, उसके पास निश्चित रूप से अपने कारण थे। इसलिए वो प्रवेश द्वार पर लौट आई और आरव की बातें विजय को बताई। जब विजय ने ये शब्द सुने तो वो लगभग भड़क गया। भले ही वो बहाने दे रहा था, फिर भी इतना स्पष्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? विजय की आंखें चौड़ी हो गई और उसने नंदिनी को देखा और पुष्टि की, तुमने सच में अपने युवा मालिक को बताया कि ये एल्डर बलराम है जो उसे ढूंढने आया था? नंदिनी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, हां, मैंने उसे पहले ही बता दिया था, लेकिन मेरा युवा गुरु वास्तव में खेती में व्यस्त है। बात खत्म करते हुए नंदिनी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। विजय वही बदहवास खड़ा रहा और काफी देर तक होश में नहीं आया। क्या ये आरव अत्यधिक अहंकारी नहीं है? वास्तव में पिल हॉल एल्डर को चेहरा तक न देना? एल्डर बलराम को ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन आरव अभी भी यही रवैया दिखा रहा है। वो अब मर चुका है। पिल हॉल के बुजुर्गों का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति का अंत कभी अच्छा नहीं हुआ, विजय ने मन में सोचा। कुछ असंतोष लेकर विजय वापस बलराम के पास लौट आया और पहले मुठभेड़ की सूचना दी। बेशक उसने कुछ इधर उधर की चीजें भी अंदर मिला दी। सचमुच बलराम को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। वो उग्रता से 72 नंबर आंगन पर पहुंच गया। बैंग बैंग बैंग। आरव, इस बुजुर्ग के लिए बाहर आओ। मैं जानता हूं कि आप खेती नहीं कर रहे हैं, बलराम चिल्लाया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। बलराम इतने क्रोधित थे कि वो विस्फोट करने वाले थे। संप्रदाय में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। फिर भी मार्शल हॉल के एक मुख्य शिष्य को खोजने के लिए आने पर वास्तव में उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया था। अभी अभी उसके अत्यधिक जोर से चिल्लाने के कारण इसने पहले से ही काफी संख्या में शिष्यों को आकर्षित कर लिया था। यदि वो आज दूसरे पक्ष का दरवाजा भी नहीं खुलवा सका तो यह बहुत बड़ा अपमान होगा। बलराम का चेहरा कड़ाही के तले के समान काला पड़ चुका था। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो ये बुजुर्ग तुम्हारा आंगन उजाड़ देगा। 1। फिर बलराम ने कई सांस तक इंतजार किया। कोई जवाब नहीं। 2। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह बहुत बकवास है। वो है एल्डर बलराम। अन्य लोग उसे देखने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते। फिर भी आरव ने वास्तव में उसे प्रवेश देने से मना करने का साहस किया। हे, ये बाहर किए जाने की प्रस्तावना है। बुजुर्ग बलराम अगली पीढ़ी के पिल हॉल के हॉल हेड के लिए एक शक्तिशाली उम्मीदवार है। क्या कोई ऐसा है जो उन्हें अपमानित करने के बाद भी संप्रदाय में रह सकता है? पिछली बार जब मैंने आरव को प्रभाकर को हराते देखा तब भी मुझे लगा कि यह लड़का प्रतिभाशाली है, लेकिन अब देखने पर पता चलता है कि यह आदमी बहुत क्रोधी है। वो किसी को भी नाराज कर सकता था, लेकिन उसे बुजुर्ग बलराम को नाराज क्यों करना पड़ा? पिछली बार जब मैंने आरव को प्रभाकर को हराते देखा था तब भी मुझे लगा था कि यह लड़का प्रतिभाशाली है, लेकिन अब देखने पर पता चलता है कि यह आदमी बहुत क्रोधी है। वो किसी को भी नाराज कर सकता था, लेकिन उसे बुजुर्ग बलराम को नाराज क्यों करना पड़ा? 3 तक गिनती तक पहुंचने वाला है। क्या तुम लोग सोचते हो कि बड़े बलराम आरव को बाहर खींचेंगे और उसकी पिटाई करेंगे? आसपास के शिष्य उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। ऐसा दुर्लभ शो सचमुच नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बलराम का चेहरा काला पड़ गया और वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, 3। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सच में इस बुजुर्ग को हवा समझ रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा तो तुम कहां जाओगे? बलराम ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। बात समाप्त करते हुए बलराम ने भारी मात्रा में सार ऊर्जा एकत्र की, जिससे आसपास के शिष्यों को पीछे हटना पड़ा, जैसे कि वो वास्तव में आरव के घर को बर्बाद करने जा रहा था।
बलराम को इतनी अपार सार ऊर्जा इकट्ठा करते देख भीड़ स्तब्ध होने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर ये सचमुच ढह गया तो घर के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि आरव भी अवशेष बन जाएगा, है ना? लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलने की आवाज कानों को चुभने वाली थी। हर कोई उस दिशा में देखने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे यहां आरव के घर अस्त व्यस्त करते हुए देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी हरी गुड़िया देखी। ये बिल्कुल नंदिनी थी। बलराम ने अंततः द्वार खुला देखने के बाद ही अपना कौशल दूर रखा। उसने अपने दिल में ठंडा व्यंग्य किया। जैसा कि अपेक्षित था, वो गधों के परिवार से है। जब तक उसे मारा न जाए वो हिलेगा नहीं। बलराम ने ठिठुरते हुए कहा। नंदिनी कुछ नहीं बोली। उसने बलराम की ओर इशारा किया और उसे अपने पास आकर बात करने का इशारा किया। वो बहुत रहस्यमयी लग रही थी। एल्डर बलराम को लगा कि नंदिनी उसे बात करने के लिए घर में बुला रही है, इसलिए वो कुछ कदम आगे बढ़ा और दरवाजे में प्रवेश करने ही वाला था। वो आरव को ये बताने आए थे कि स्वर्ग से परे स्वर्ग और मानव से परे मानव को क्या कहा जाता है। शिष्यों के एक समूह को तमाशा देखने की अनुमति नहीं दी। यदि उसने इन शिष्यों को बताया कि वो कीमिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अरावा को खोजने आया है, तो इससे उसकी सामाजिक स्थिति कम हो जाएगी। अगर वो जीत भी गए तो ये सम्मानजनक नहीं होगा। पिल हॉल की 5वीं एल्डर ने मार्शल हॉल के मुख्य शिष्य को जीत लिया। क्या ये वो अपने ही चेहरे पर प्रहार नहीं कर रहा था? ग्रैंड एल्डर ने पहले ही निर्देश दिया था कि आरव की पिल हॉल एल्डर की पहचान उजागर न करे। बलराम की स्वाभाविक रूप से बैल पर प्रहार करने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो गेट में दाखिल हुआ और अंदर जाने ही वाला था, नंदिनी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बलराम का चेहरा उतर गया और उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर का कहना है कि वो इस समय साधना में व्यस्त है और उनके पास दूसरों के साथ कीमिया कौशल सीखने का समय नहीं है। बुजुर्ग, कृपया वापस जाए। मैं पहले ही अंदर आ चुका हूं। मुझे वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? आरव, वो। नंदिनी ने एल्डर की बात काटते हुए उसे एक जेड स्लिप देते हुए कहा। युवा मास्टर ने कहा है कि इसे आपको दे दूं और आप अपने आप चले जाओगे। एल्डर बलराम जेड स्लिप लेने के लिए आगे बढ़े और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए बोले, मुझे एक जेड स्लिप से आउट करने की कोशिश की जा रही है? आरव अपने आप को कौन समझता है? चौथे स्तर का एक छोटा सा आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में इतना अहंकारी होने और दूसरों को इस हद तक हे दृष्टि से देखने का साहस करता है। नंदिनी ने कहा, एल्डर पहले जेड स्लिप पर नजर क्यों नहीं डालते? चूंकि यंग मास्टर ने ऐसा कहा है, स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ आत्मविश्वास है। हाँ, क्या मजाक है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आरव मुझे दूर भेजने के लिए जेड स्लिप का उपयोग कैसे करेगा। बलराम एक प्रतिस्पर्धी आत्मा थे। नंदिनी चालाकी से किसी उकसावे में फिसल गई और यह व्यक्ति उसके झांसे में आ गया। दरअसल नंदिनी को भी नहीं पता था कि जेड स्लिप के अंदर क्या है। यंग मास्टर ने बस इतना ही कहा था। जाहिर तौर पर वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिस पर उसे भरोसा नहीं हो। बेशक अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि एल्डर बलराम को इस बात पर विश्वास नहीं था कि आरव जेड स्लिप का उपयोग करके उसे अपने रास्ते पर भेज सकता है। एल्डर बलराम ने अनुमान लगाया कि जेड स्लिप के अंदर कोई गोली का फार्मूला होना चाहिए। आरव उसे रिश्वत देने के लिए एक गोली फार्मूले का उपयोग करने के बारे में सोच रहा होगा। उसने इसे बहुत हल्के में लिया। क्या आपको लगता है कि यह प्रभावशाली है कि आप कुछ गोलियों के फॉर्मूले याद कर सकते हैं? गोली के सूत्रों को याद करने का तरीका जानना कीमिया कौशल जानने के बराबर नहीं है। भले ही आरव के पास एक अविश्वसनीय गुरु था जिसने उसे अनगिनत प्रकार की गोलियों के फॉर्मूले सिखाए, वो केवल एक निम्न श्रेणी की कीमिया मास्टर था। आज बलराम आरव को यह बताने आया था कि वो केवल एक कीमिया मास्टर था। बलराम ने अपनी दिव्य भावना को जेड स्लिप में डुबो दिया। उसके चेहरे पर भाव अनायास ही थम गए। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, फिर स्तब्ध हो गया। इसके बाद उसकी आंखें चमक उठीं और आखिरकार वो एक मंत्रमुग्ध चेहरा में परिवर्तन हो गया। नंदिनी बलराम को देखती रह गई, ये देखकर कि उसके चेहरे का भाव इतना अधिक कैसे बदल गया। जिज्ञासा के शीर्ष पर उसे लगा कि यंग मास्टर वास्तव में बहुत अद्भुत था। सबसे पहले जब उसने यंग मास्टर को यह कहते हुए सुना कि यह बुजुर्ग उसे कीमिया कौशल में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो नंदिनी काफी देर तक हैरान रह गई। नंदिनी की समझ में एक अर्ध कीमिया राजा एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था, यहां तक कि पुराने मास्टर से भी अधिक आश्चर्यजनक। ऐसा आंकड़ा वास्तव में कीमिया कौशल में यंग मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आया था। हालांकि सदमा तो सदमा था।
उसने तभी भी यंग मास्टर पर विश्वास करना चुना था। इस तरह का बेबुनियाद भरोसा वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों। वैसे भी वो बस यही मानती थी कि यंग मास्टर सबसे मजबूत था। यहां तक कि एक अर्ध कीमिया राजा भी उसे हरा नहीं सका। निसंदेह उसकी समझ एक बात थी, ये जेड स्लिप आधे अल्केमी किंग को घोटाला करने दे सकती है या नहीं, ये एक और मामला है। जब उसने जेड पर्ची बलराम को दी तब भी नंदिनी के मन में संदेह था, लेकिन बलराम के चेहरे पर जादू की तरह बदलते भाव को देखकर नंदिनी को पता चल गया कि ये बुजुर्ग अंदर नहीं आना चाहेगा। सचमुच यंग मास्टर सबसे मजबूत था। सभी की आश्चर्यचकित आंखों के नीचे एल्डर बलराम चले गए। जब वो पहुंचा तो उसकी आभा उथल पुथल भरी थी और उसने घर को लगभग ध्वस्त कर दिया। लेकिन घर में प्रवेश किए 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि बुजुर्ग बलराम आंगन से बाहर ऐसे मंत्रमुग्ध दृष्टि से बाहर निकले जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। एल्डर बलराम को क्या हुआ? पहले उसका रुख, चाहे आपने उसे किसी भी तरह से देखा हो, ऐसा लग रहा था कि वो परेशानी ढूंढने गया था, है ना? अब ऐसा क्यों है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं किससे पूछूं? उसे आंगन में आए 5 मिनट भी नहीं हुए। यहां तक कि संरक्षण करना भी इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये नवागंतुक आरव रहस्य से भरा है जैसे वो अथाह है? इसके बारे में बोलते हुए ये वास्तव में थोड़ा सा प्रतीत होता है। क्या आपने देखा कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर काफी समय पहले ही वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आरव के साथ कोई समस्या देखने नहीं आए हैं? मैंने इसके बारे में सुना। वे दोनों वास्तव में पहले मिले थे, लेकिन जब सीनियर अप्रेंटिस भाई सुधाकर की नजर आरव के पहचान चिन्ह पर पड़ी तो वो तुरंत बिना सोचे समझे वही खड़ा रह गया और उसे पता भी नहीं चला कि आरव चला गया। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पिछली बार जब आरव सपोर्ट स्टार पवेलियन में गया था तो उसने लेवल 9 मिशन स्वीकार किया था? बिल्कुल नहीं। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण? फिर क्या उसने इसे पूरा किया? पता नहीं, मेरे ख्याल से पूरा नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में कितना स्वर्ग विरोधी है। 9वें स्तर के मिशन को पूरा करना भी असंभव है ना? ओह, ये सच है। आरव के संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वो अपने आवास में ही रहा और उसका बाहरी संपर्क बहुत कम था। उन्होंने बस कुछ ही चीजें की, लेकिन इन कुछ चीजों ने उन्हें शिष्यों की नजर में रहस्यमय बना दिया। और बलराम को वो जेड पर्ची मिलने के बाद वो अन्य लोगों को सूचित किए बिना सीधे अपने स्वयं के शोधन कक्ष में लौट आए। बुजुर्गों का समूह अभी भी उसकी खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन एल्डर बलराम मानो हवा में उड़ गया। काफी देर तक बलराम की खबर न मिलने पर बुजुर्गों ने ही किसी को पृथ्वी बैरक में पूछताछ के लिए भेजा। उन्हें केवल इतना पता चला कि बलराम पहले ही ये पूछताछ करके वहां जा चुके हैं, लेकिन वो जल्दी से आए और तेजी से चले भी गए। वे केवल ये जानते थे कि उनके खोजबीन करने के बाद बलराम अपने निवास पर लौट आए, लेकिन बुजुर्गों को केवल इतना ही पता था कि बलराम सीधे एकांतवास में चले गए थे और पूछताछ के बाद उनके घर जाने के बाद वो किसी से नहीं मिल रहे थे। इस तरह की खबरें पाने के लिए, केवल एक बड़ा चक्कर लगाने के लिए, इसने वास्तव में सभी को क्रोधित कर दिया। ये बूढ़ा गुंडा बहुत गैर जिम्मेदार है। यदि आप एकांत में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें सूचित करें। आपने सभी को अपनी खबर का इंतजार करवाया। हालांकि जबकि वे असंतुष्ट थे, हर कोई अब और भी अधिक सशंकित था। भले ही आरव का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, फिर भी वो बलराम को 5 मिनट के बाद हारकर वापस नहीं लौटा सकता था, है ना? आरव के घर पर बलराम को क्या अनुभव हुआ? पिल हॉल में कई बुजुर्ग एक साथ एकत्र हुए। बुजुर्ग बलराम के अचानक एकांत पर जाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुम लोग मुझे बताओ, आरव के स्थान पर बड़े बलराम को क्या सामना करना पड़ा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह अधिकाधिक असामान्य है? तार्किक रूप से कहें तो बुजुर्ग बलराम के बंदे कांत के लिए सबसे बड़ी संभावना यह है कि वो हार गए थे और उन्हें लगा कि उन्होंने अपना चेहरा खो दिया है, इसलिए वो हमारे पास आने और हमसे मिलने में शर्मिंदा है। इसलिए उन्होंने एकांतवास में जाना चुना। लेकिन समस्या यह है कि एल्डर बलराम ने आरव के आवास पर 5 मिनट भी नहीं बिताए। इतनी समय में बातचीत करना भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, किसी गोली के फार्मूले को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए 5 मिनट भी पर्याप्त नहीं है। वे क्या कर सकते हैं? ये मार्शल आर्ट में भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। क्या आरव एक बार में भी उसे हरा सकता है? एल्डर सरन, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपको इस मामले में आगे आना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एल्डर्स के इतने बड़े समूह को सचमुच आरव से हारना पड़े? जैसे ही ये शब्द कहे गए, बुजुर्गों के समूह ने अपने दिमाग को आराम देने के लिए मुख्य सीट पर आंखें बंद करके बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वो पिल हॉल की तीसरी सीट थे। अखिलेश बर्मन
और वाइस हॉल प्रमुख के नीचे एल्डर सरन नंबर 1 व्यक्ति थे। एल्डर सरन सर्वोच्च वरिष्ठता और सर्वोच्च दायरे वाले बुजुर्ग थे। वो स्वाभाविक रूप से इस समय सभी के स्तंभ बन गए। इसी तरह एक उच्च कोटि का अर्धकीमिया राजा। लेकिन एल्डर सर की ताकत एल्डर बलराम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वो पहले ही दशकों तक अल्केमी किंग के आधे उच्च पद पर पहुंच चुके थे। हालांकि वो अभी भी अखिलेश बर्मन के स्तर पर नहीं थे, लेकिन वो बहुत दूर भी नहीं थे। आरव, एक कीमिया मास्टर के पिल हॉल नाम मात्र के बुजुर्ग बनने के बारे में एल्डर सरन ने स्पष्ट रूप से कुछ परोक्ष आलोचनाएं की थी, वरना वो आज यहां नजर नहीं आते। बात सिर्फ इतनी थी कि वो हमेशा सबसे ग्रैंड एल्डर के प्रति सम्मानजनक रहा था, इसलिए उसने पूरे समय आवाज नहीं उठाई। एल्डर सरन स्वाभाविक रूप से एल्डर बलराम द्वारा आरव को चुनौती देने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो सच में हार जाएंगे। इस तरह स्वाभाविक रूप से उसे सभी ने बाहर कर दिया। बड़ों की भीड़ को देखकर बुजुर्ग सरन की आंखें खुल गई। सब पर नजर डालते हुए उसने आह भरी और कहा, फिर ठीक है, ये बूढ़ा व्यक्ति नीचे यात्रा करेगा और इस आरव में खामी ढूंढेगा। एल्डर सरन पहले से ही बूढ़े थे। भले ही वो अपने दिल में नाराज था, फिर भी वो दूसरों पर हावी होने की इस तरह की कोशिश करने को तैयार नहीं था। जबकि एल्डर बलराम की ताकत उनके बराबर नहीं थी, ये 5वीं सीट बिल्कुल भी अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। मूलतः उसने सोचा था कि वो दुश्मन को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। इतनी अजीब स्थिति थी कि हॉल हेड को आगे आने के लिए आमंत्रित करना स्वाभाविक रूप से सबसे सुरक्षित था, लेकिन इस तरह पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बुजुर्ग सरन अपने पूरे जीवन पिल हॉल में रहे हैं और पिल हॉल के प्रति उनकी बहुत गहरी भावनाएं थी। अब जब यह मामला पिल हॉल के सम्मान से जुड़ा था, तो उसके पास अपना पुराना चेहरा त्यागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक 200 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति 15 साल के युवा का सामना कर रहा है। अगर वो जीत भी गया तो ये बेईमानी से जीतना होगा। अगर वो हार गए तो सचमुच उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा पहले होता तो एल्डर सरन वास्तव में खोया हुआ शब्द के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन एल्डर बलराम की घटना के अग्रदूत के रूप में उनके पास वर्तमान में बहुत अधिक आश्वासन नहीं था। जैसा कि सभी ने कहा, यह आरव बहुत अजीब था। बुजुर्गों को शुरू में चिंता थी कि एल्डर सरन खड़े होने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब जब उन्होंने उसे सहमत होते देखा तो वे स्वाभाविक रूप से खुशी से झूम उठे। एल्डर सरन एल्डर बलराम की तरह अहंकारी नहीं थे। जब वो अर्थ बैरक में पहुंचे तो उन्होंने सीधे 72 नंबर दरवाजे नंबर पर दस्तक दी। एल्डर बलराम की सेवा के बाद आरव के निवास से पिल हॉल के बुजुर्ग पहले से ही परिचित थे। इससे पहले इन बुजुर्गों को ये याद नहीं रहता था कि उनका मुख्य शिष्य किस नंबर के घर में रह रहा है। जिसने दरवाजा खोला वो अभी भी नंदिनी थी। उसने केवल अपना छोटा सिर बाहर देखा और एल्डर सरन को प्रवेश करने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। एल्डर सरन बोलने ही वाले थे कि नंदिनी ने पहल की। क्या मैं इस बुजुर्ग का नाम पूछ सकता हूं? एल्डर सरन अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना नाम बताया। यह बूढ़ा आदमी एल्डर सरन है, पिल हॉल की 3री सीट। मैं हूं। टकराना। एल्डर सरन की बात पूरी होने से पहले ही नंदिनी ने दरवाजा बंद कर दिया। एल्डर सरन पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर असीम अपमान और बाद में शर्मिंदगी से गुस्सा आने लगा। सचमुच जैसा स्वामी वैसा सेवक। मालिक कितना बेसुध है और नौकरानी भी वैसी ही है। मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार कौन करता है? भले ही आप आरव वास्तव में एक पिल हॉल बुजुर्ग है, मैं एल्डर सरन भी आपका वरिष्ठ हूं, है ना? एल्डर सरन बस अपना सिर फूंकने ही वाला था कि दरवाजा फिर से खुला। इस बार नंदिनी ने एक छोटा सिर और एक हाथ बाहर निकाला। एल्डर सरन, ये जेड स्लिप आपके लिए है। यंग मास्टर कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद आप खुद ही चले जाएंगे। नंदिनी को डर था कि एल्डर सरन इसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने आगे कहा। वो पहले एल्डर बलराम भी जेड स्लिप पढ़कर चली गई थी। खत्म करते हुए दरवाजा फिर से एक धमाके के साथ बंद हो गया और उसके बाद कोई आवाज नहीं सुनी जा सकी। एल्डर सरन ने स्तब्ध चेहरे के साथ जेड स्लिप अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उसने पहले ही आरव और नंदिनी के मेहमानों के साथ व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया था और अपना ध्यान नंदिनी के वाक्य के उत्तरार्थ पर केंद्रित कर दिया था। क्या सचमुच एल्डर बलराम इस जेड स्लिप के कारण एकांतवास में चले गए थे? आरव के दायरे में उसने जो जेड स्लिप बनाई वो क्या हो सकती है? अगर किसी को आरव के बारे में किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी हो जो एल्डर बलराम को पसंद हो, तो वो केवल गोली के फार्मूले ही हो सकते हैं।
आरव कई गोली फार्मूले जानता था जो संप्रदाय को नहीं पता था। यह पहले से ही बड़ों के बीच सामान्य ज्ञान था। लेकिन क्या एल्डर बलराम एक गोली फॉर्मूले के कारण चुनौती छोड़ देंगे? क्या ये चीजों को बहुत हल्के में नहीं लेना था? काफी देर तक सोचने के बाद भी एल्डर सरन को इसका पता नहीं चल सका। उसने पहले जेड स्लिप पर एक नजर डालने का फैसला किया। जब एल्डर सरन ने अपनी दिव्य भावना को जेड स्लिप में डुबोया तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि एल्डर बलराम ने बंद एकांत में प्रवेश क्यों किया। इसके बाद उनकी अभिव्यक्ति एल्डर बलराम की तरह दिलचस्प हो गई। एक दिन हो गया एल्डर सरन अब तक दिखाई नहीं दिए। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कोई अनुमान नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों आपस में घमासान युद्ध में उलझे हुए हों? वो कैसे संभव है? एल्डर सरन का स्तर व्यावहारिक रूप से हॉल हेड के स्तर तक पहुंच रहा है। क्या आरव को बर्बाद करना आसान काम नहीं है? फिर आप ये कैसे बताएंगे कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटा? पिल हॉल में दो बुजुर्ग एक ही समय बात करते हुए एकदम से चुप हो गए। अचानक उन्होंने नजरें बदल ली। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई, लेकिन उन्होंने एक साथ कहा, क्या ये एक बंद एकांत भी हो सकता है? इसलिए उन्होंने दोबारा पूछताछ करने के लिए किसी को भेजा। उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया वो वास्तव में एक बंद एकांत था। एल्डर्स के समूह ने एक दूसरे से नजरें मिलाई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इस प्रकार की स्थिति गंभीर रूप से बहुत असामान्य थी। पिल हॉल की तीसरी सीट और 5वीं सीट आरव को चुनौती देने के लिए उसे ढूंढने गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे उन्हें सूचित किए बिना ही एकांत में प्रवेश कर गए। ये कैसी स्थिति थी? आरव ने वास्तव में एल्डर सरन और एल्डर शाओ को एकांतवास में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए किस प्रकार का षड्यंत्र रचा और हमें चेतावनी भी दी? वे किसी तरह के धोखे में नहीं आए, है ना? किसी अस्पष्ट स्थिति का सामना करते समय लोग स्वाभाविक रूप से काले जादू की ओर झुकेंगे। बुजुर्गों की टोली के पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था। काफी देर बाद एक एल्डर अचानक खड़े हुए और गंभीरता से बोले, मैं भी जाकर आरव से मिलूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे बंद एकांत में भी प्रवेश करा सकता है। खत्म करते हुए समूह द्वारा उसे रोकने की प्रतीक्षा किए बिना वो सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। वो धमकी देकर चला गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह वापस भी नहीं आया। वो बुजुर्ग भी सीधे एक बंद एकांत में प्रवेश कर गया। इस स्थिति का विकास अधिकाधिक विचित्र था। बुजुर्गों को लगा कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है। यदि ये एक या दो ही होता तो ठीक था, लेकिन क्या 3 लोग कुछ हद तक अस्पष्ट नहीं थे? लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले 2 दिनों में कई और बुजुर्ग थे जो खुद को उच्च मानते थे और झुकने को तैयार नहीं थे और आरव को चुनौती देने चले गए, लेकिन उनके परिणाम सभी बंद एकांत थे।